नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आप सबके अपने YouTube चैनल बिजटेक न्यूज़ के अंदर। और आज वापस हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आपके साथ आए हैं वो टॉपिक है किसान आंदोलन। अभी हाल ही में 9 दिसंबर को 8 तारीख के बंद के बाद 9 दिसंबर को किसानों के सामने भारत सरकार ने कुछ अपने पॉइंट्स रखे, कुछ रिजोल्यूशन रखा और अपेक्षा ऐसी कही जा रही थी और की जा रही थी भारत सरकार की तरफ से कि वो रिजोल्यूशन शायद 100% पास हो जाएगा किसानों की तरफ से, वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या कुछ पॉइंट्स पे अपनी रजामंदी ज़रूर देंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत और किसानों ने उन सभी पॉइंट्स को जो कि सरकार ने उनको सुझाव दिए थे, जो सॉल्यूशंस दिए थे, उन सॉल्यूशंस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जो किसान नेता हैं। और अभी भी वो अपनी उसी पुरानी स्ट्रेटजी पे अड़े हुए हैं। वो बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं, एक कदम भी सरके नहीं हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं अल्टीमेटली कि किसी भी तरीके से और कुछ भी करके जो किसानों के पक्ष में ये 3 कानून भारत सरकार, मोदी सरकार लेकर आई है, उन तीनों कानूनों को निरस्त करने से कम में वो राज़ी नहीं होना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में असल में और उन बातों के बारे में जो भारत सरकार ने अपने इस सॉल्यूशन में किसानों को दिए थे और उनके बाद भी किसानों ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा। क्या रीज़न रहे, उन सारी बातों का हम इसमें डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक YouTube का नया फीचर हम लोगों ने अपने वीडियोस में ऐड करा है। कुछ वीडियोस हमारे स्टडी ट्यूटोरियल्स होते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, वो कुछ ज़्यादा लंबे होते हैं तो बहुत से लोगों ने स्किप करके देखते हैं या वो देख नहीं पाते पूरे वीडियोस को। इस कारण से हम चाहते हैं कि वो उन वीडियो के उस पार्ट को ज़रूर देख पाएँ या पूरा वीडियो देखें तो बहुत अच्छी तरीके से उस टॉपिक को समझ पाएंगे। इसलिए हमने अपने वीडियोस को चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया है और इन चैप्टर्स तक पहुंचने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर डिस्क्रिप्शन ओपन होते साथ ही सबसे ऊपर आपको हमारे चैप्टर्स का टाइमिंग दिख रहा होगा, वो ब्लू कलर में हाईलाइट होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपको पर्टिकुलर उसी जगह से वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन आएगा या कुछ इसमें किसानों के पॉइंट्स हैं, जहाँ से भी वो जो पॉइंट्स होंगे एज पर उसमें डिस्क्राइब होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस वीडियो को ईजिली देख पाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, किसानों ने सरकार का ऑफर क्यों रिजेक्ट कर दिया, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। और इतने सारी मुलाकातों के बाद, इतने सारे दौर की बातचीत के बाद बहुत ही फ्रेंडली माहौल में सरकार ने बात करी है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री इस बातचीत में शामिल हुए हैं, चाहे वो पीयूष गोयल साहब हों, अमित शाह जी हों, अपने नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने तो पूरी इस बातचीत की अध्यक्षता करी और बार बार उनके स्टेटमेंट्स भी आते रहे। और पूरी तरीके से इवन मोदी जी भी इसको टेक केयर कर रहे हैं इस पूरे कृषक आंदोलन को, लेकिन उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। किसान अपनी उसी बातों में अड़े हुए बैठे हुए हैं। काफ़ी दौरों की बातचीत हो चुकी है लेकिन किसान कुछ भी स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं। वो अपनी मुद्दे मांगों से एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं और ऐसा लग रहा है कि किसान कहीं ना कहीं ये जो अभी एजिटेशन चल रहा है और किसान जो विद्रोह कर रहे हैं या एक अपनी मांगों को मंगवाने के लिए कि दिल्ली का घेराव कर रहे हैं और इस तरह की बातें सुन के आ रही हैं, तो ये राजनीति से प्रेरित लग रही हैं बातें। कुछ भी करके वो अल्टीमेटली मोदी सरकार को झुकाना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। और इसलिए अभी 9 तारीख के सॉल्यूशन के बाद, रेजोल्यूशन के बाद, मीटिंग के बाद सरकार ने जो एक अपना प्रस्ताव भेजा था किसानों के पक्ष में और उनको रिटन में पूरा डिटेलिंग दी गई थी, ब्रीफिंग दी गई थी। प्रस्ताव जो भी पॉइंट्स थे सरकार की तरफ से वो सब रिटन में दिया गया था, कुछ भी वर्बल नहीं था। उसके बाद भी किसानों ने उन सब पॉइंट्स को दरकिनार कर दिया और 14 तारीख से अपने आंदोलन को बहुत ही बड़े रूप पे फैलाने की बात कर दी गई है। और इसमें वो 14 तारीख में पूरे भारत में चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। वो दिल्ली को पूरी तरीके से फ्रीज करने की बात कर रहे हैं कि वो दिल्ली में ना तो वेजिटेबल्स आने देंगे, ना दिल्ली में वो फ्रूट्स आने देंगे, ना मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को वो एंटर होने देंगे, तो दिल्ली को जाम कर देंगे। वो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो ये स्टेटमेंट्स काफ़ी एग्रेसिव हैं और सही नहीं कहे जा सकते हैं। इसी के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो पॉइंट्स थे जिनको लेके सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हुई और उनके बीच में मध्यस्थता नहीं हो पाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जानकारी लेना।
हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपको किसानों की जो मांगे हैं और एग्जैक्टली जो वो मांग रहे हैं, जो उनकी क्वेरीज हैं, उनको भी हम आपको बताते जाएंगे एक एक करके। और इसके साथ ही हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि एग्जैक्टली भारत सरकार ने उन्हें क्या रेजोल्यूशन, क्या उसके प्रति उनका क्या आंसर था। तो दोनों चीज़ें हम एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट आपको क्लियर करेंगे और आशा है आपके सारे पॉइंट, सारे डाउट्स जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एमएसपी को लेके बहुत इश्यूज बने हुए हैं और बहुत सारी बातें जो है किसानों के साथ, किसानों के मन मस्तिष्क में डाली गई हैं असल में, कि एमएसपी खत्म होने वाली है, भारत सरकार एमएसपी को कंटिन्यू नहीं करने वाली है किसी भी कीमत पे। तो इस तरह की बातों का एक भ्रम जाल बुना गया है। तो उस पे उन्होंने, भारत सरकार ने अभी जो 9 तारीख को इनको एश्योरेंस दिया था, रिटन लेटर दिए गए थे, पूरा प्रिंटिंग में था कि भारत सरकार ये कर रही है। उसमें भारत सरकार ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से पहले पॉइंट पे लिखा था करीब करीब कि एमएसपी का रिटन एश्योरेंस आपको दिया जाएगा कानून में संशोधन करके, कि हाँ एमएसपी की गारंटी एक तरीके से दी जाएगी, एमएसपी कंटिन्यू रहेगी, उसे सरकार बंद नहीं कर रही है, जो कि जिनकी एक चिंता थी उसको उन्होंने क्लियर कर दिया भारत सरकार ने। दूसरी इनकी जो चिंता थी एमएसपी, एपीएमसी टैक्सेस को लेके इनको प्रॉब्लम थी असल में, कि जो एपीएमसी के मार्केट हैं उनके दायरे में जितनी मंडियां आती हैं वहाँ तो 6 से 7% का मंडी टैक्स लगता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको जिसके बारे में बताया था। और अभी जो ये किसान है या आड़तिये हैं इसके अंदर, उनका कहना है कि जो और प्राइवेट मंडीज डेवलप होंगी, जो प्राइवेट डेवलपर्स मंडी क्रिएट करेंगे, वहाँ आप टैक्स को के दायरे में नहीं लेके आ रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ भी एक रिवीजन दिया है और उनको रेजोल्यूशन सुझाया है कि अब एपीएमसी जो रहेंगी, प्राइवेट एपी जो रहेंगी, वो भी अब उसके दायरे के बाहर नहीं रहेंगी। स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने अंदर रजिस्टर भी कर पाएंगे और वहाँ जो एज पर रूल्स और एपीएमसी एक्ट के तहत जो टैक्सेस हैं, अगर वो प्राइवेट लेवल पर भी मंडी रन कर रहा है तो वहाँ भी उसको टैक्सेस उसको देने पड़ेंगे। ठीक है। तीसरा इनका जो इशू था वो था कि एनीवन कैन ट्रेड आउटसाइड फ्रॉम एपीएमसी मार्केट्स, एपीएमसी मार्केट के बाहर कोई भी जन सकता है। तो ये इसको लेके भी बड़े इनके सवाल थे कि फिर तो किस तरीके से मार्केट्स और मंडियाँ किस तरीके से रन होंगी। तो इसको लेके भी गवर्नमेंट ने थोड़े से इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। गवर्नमेंट ने कहा है स्टेट्स के पास पहले ऐसी तो काफ़ी फ्रीडम दिया था, अभी कहा गया है कि स्टेट्स अपने पास उन ट्रेडर्स को, एग्रो ट्रेडर्स को भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिनका, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ परमिशंस और कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना डेफिनेटली करना पड़ेगा। अब फोर्थ नंबर पे जो एग्जैक्टली इशू था सबसे बड़ा, वो था कि नो राइट्स टू गो सिविल कोर्ट्स। मतलब इस में प्रावधान था कि एसडीएम और डीएम तक ही आप जाके अपनी बातों को फाइनलाइज कर सकते हैं, आपको इसके लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं वो लोग एक पैनल क्रिएट करके और रेजोल्यूशन दिलवा रहे थे विद इन 90 डेज। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर कहा कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी पूरा अपील के लिए एक मैकेनिज्म, जो कि कोर्ट्स में होता है, कोर्ट का ऑप्शन भी ओपन करेगी और आप अपनी अपील कर सकते हैं कोर्ट के अंदर भी। तो ये भी एक चीज़ें जो है इनके साथ इनका इशू था, जिससे कि गवर्नमेंट ने क्लियर करा इस पॉइंट के अंदर। इसके साथ ही उसमें जो 5th नंबर पे पॉइंट था वो ये था कि बिग कॉर्पोरेट्स या बड़ी कंपनी जो कि किसानों के साथ आगे बिजनेस करेंगे, वो उनकी लैंड्स को टेक ओवर कर लेंगे। मतलब वो बिजनेस तो करेंगे थोड़े टाइम बाद उनकी लैंड्स को भी टेक ओवर कर लेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई भी जन आसानी से एग्रीकल्चर लैंड्स को परचेज नहीं कर सकता है, पहली चीज। और कोई भी बायर, नो बायर कैन टेक लोन अगेंस्ट फार्म लैंड। मतलब फार्म लैंड के लिए परचेस करने के लिए किसी को भी लोन नहीं दिया जाएगा, लोन की मनाही होगी, भैया लोन आपको नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली एक तो ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगाई गई है इसी तौर पे, क्योंकि आसानी से फार्म लैंड्स का खरीद फरोख्त ना हो। इसके साथ ही 6 नंबर पे जो इनका एक इशू था वो ये था एग्जैक्टली कि कांट रजिस्टर अंडर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो चीज़ें थी वो भी एक लॉ के अंदर रजिस्टर नहीं हो रही थी, किस तरीके से उसमें काम होगा। तो अब जो है भारत सरकार ने एग्जैक्टली ये प्रावधान करा है और उन्होंने कहा है कि अब स्टेट्स के पास राइट्स होगा कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर रहें वो उसको भी एक तरीके से रजिस्टर कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, और उनके रजिस्ट्रेशन के बाद ही उसमें प्रोसेसिंग हो पाएगी। इसके साथ ही इनका एक और इशू था कि एग्जैक्टली
इसमें पहले ये था कि अगर फार्मर इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसकी लैंड सीज हो जाएगी और उस तरह के कुछ प्रावधान करे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बेटर तरीके से बनाने के लिए, लेकिन वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे और शायद वो सही भी नहीं लगे कि फार्मर्स की लैंड जो था वो फ्रीज हो रही थी, वो शायद पॉइंट उतना सही भी नहीं है। तो इसलिए फार्मर्स को और रिलैक्सेशन देते हुए उन्होंने कहा कि फार्मर जो है अपनी फसल को कभी भी कहीं भी बेच सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी वक्त तोड़ सकता है और उसके ऊपर किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो एग्जैक्टली फार्मर को इसमें फ्री हैंड दिया गया है इसके अंदर, ये सबसे अच्छी बात जो कि है। असल में ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेके भी काफ़ी चिंतित रहे हैं। इन्हें लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी के दामों में भी कुछ बढ़ोतरी या कुछ सब्सिडी जो है उसमें भी चेंजेस करने जा रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने यहाँ भी इनको क्लैरिफिकेशन दिया कि एग्जैक्टली किसी भी तरीके से इसमें सरकार कोई एग्रो ट्रैफिक सब्सिडी के जो रेट्स है उसमें चेंजेस नहीं करेगी। और सबसे आखिरी जो था, गवर्नमेंट ने पहले के टाइम पे कहा था कि पुआली जो किसान फार्मर्स जलाते हैं डेफिनेटली उसके जलाने पर उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, जो डेफिनेटली गलत था और गलत चीज़ थी और उनके पास जब कोई ऑप्शन नहीं है तो वो कुछ तो करेंगे। तो उसको गवर्नमेंट ने पेनल्टी को हटा लिया है और अब इसका कोई दूसरा उपाय सोचा जाएगा किस तरीके से उसको किस तरीके से निस्तारण करना है, उसको हटाना है, रिमूव करना है, उसकी खाद बनानी है जिससे कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचे और किसानों को भी नुकसान ना हो। इसके साथ ही ये कुछ टॉपिक्स थे, कुछ बातें थी जिसको लेके सरकार और किसानों के बीच में बातें हुई, लेकिन फिर भी समाधान अभी तक कुछ निकला नहीं है क्योंकि किसान नेता जो हैं वो भारत सरकार की किसी भी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं और वो अपनी एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं उन्हें पूर्ण रूप से निरस्त करा जाए। और ये चूँकि किसी भी तरीके से सही नहीं है क्योंकि कोई भी कानून पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकते, 100% गलत नहीं हो सकते। किसान नेता अभी ये चाहते हैं उनको पूरी तरीके से गलत बताकर कि हमने आपसे कानून मांगे नहीं थे, आपने हम पे कानून थोप दिए, अब इन कानूनों को आप निरस्त कर दीजिए। तो ये तरीका तो लोकतांत्रिक देश के अंदर सही नहीं है और इसके पीछे डेफिनेटली कुछ राजनीतिक पार्टियों का पूर्ण समर्थन दिखता है। जिस तरह की बातें करी जा रही हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स भी सही नहीं है कि 14 तारीख को हम दिल्ली जाम कर देंगे, पूरा भारत जाम कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे सब जगह। तो ये सब स्टेटमेंट्स एक एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स दिखते हैं, एंटी कंट्री स्टेटमेंट्स भी दिखते हैं। तो इसलिए इनको जो है थोड़ा सा कानून के दायरे में रह के एक तो बातें करनी चाहिए और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो सरकार इनको रेजोल्यूशन दे रही है उन रेजोल्यूशंस को तरीके से सोचना मोदी सरकार लेकर आई है। एक किसान अपनी उपज उपजाने के बाद वो एपीएमसी मार्केट्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, अपनी मंडियों तक वो सीमित नहीं रहेगा, तालाब का मेंढक बन के नहीं रहेगा, वो कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है। और चाहे उसे राजस्थान का किसान, उसे अगर अच्छे दाम तमिलनाडु में मिल रहे हैं तो वो तमिलनाडु में अपनी फसल बेच सकता है और जब वो अपनी फसल खुद बेचेगा तो उस पर किसी तरह का कोई टैक्स उसको देना नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है। तो किसानों की इनकम और किसानों की प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसान अभी बहुत ज़्यादा आड़तियों की बातों में आए हुए हैं और अपने किसान लीडर्स जो हैं उनकी बातों में आए हुए हैं। एग्जैक्टली वो इस बिल को अभी पूर्ण रूप से समझ ही नहीं रही कि बिल एग्जैक्टली उनके सपोर्ट में है, उनके फेवर में है। तो इस तरीके से किसानों को थोड़ा सा इस बिल को भी पढ़ना चाहिए, सरकार के साथ खुले मन से बात करनी चाहिए, तभी शायद इस चीज़ का कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा। जैसे भी इसके बारे में हमें कुछ और अपडेट मिलेगी तो हम एक कुछ नए वीडियो के साथ आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का, आपके व्यूज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और इसी तरीके के कुछ अच्छे वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए बिजटेक न्यूज़ के ऊपर। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे फिर किसी एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।